नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के परिवार बढ़ाने पर दिए उनके बयान की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने हिंदुओं को का नाम लिए बगैर भारत में उनकी घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि जनसंख्या विज्ञान के अनुसार किसी समाज की कुल प्रजनन दर 2.1 से अगर नीचे जाती है तो यह विलुप्त होने के कागार तक पहुंच सकता है। इसलिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करना बेहद ही जरूरी है। हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 जो नेशनल प्रजनन दर है वो 2.1 है और यदि यही वृद्धि दर रहा तो 50 वर्षों के बाद हिंदुओं की आबादी देश की जनसंख्या का केवल 54% यानी करीब आधा से थोड़ा ज्यादा रह जाएगा और मुस्लिमों की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है वो 32% बढ़ के करीब 50% के आसपास तक पहुंच जाएगी। इसी चिंता को देखकर जनसंख्या और संतुलन पर चर्चा भी शुरू हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या बढ़ाने वाले इस बयान के पहले भी सांसद साक्षी महाराज 4 बच्चे पैदा करने की बात कर चुके हैं और जब उन्होंने ये बात कही थी तो लोगों ने उनकी काफी आलोचना की थी, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि चर्चा जो है इसी दिशा में होनी चाहिए क्योंकि यह एक समस्या के रूप में पहचान हो चुकी है। इस समस्या की जनसंख्या और संतुलन और व्यापक जनसंख्या नीति की जरूरत मोहन भागवत जी इससे पहले भी जता चुके हैं। जनसंख्या और संतुलन पर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डेस्टिनी नाम से जो आलेख लिखा गया था उसमें भी यह चिंता जताई गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद सभी धर्मों और क्षेत्र में ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्रों खासतौर पर सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिमों की आबादी बेतहाशा बढ़ी है। वहां की डेमोग्राफी देखते ही देखते बदल दी गई है। कहने को तो मुसलमानों की भी जनसंख्या कम हुई है, यानी उनका जो प्रजनन दर है वो भी कम हुआ, फिर भी वह हिंदुओं के प्रजनन दर से काफी ज्यादा है। लेकिन बात सिर्फ इस कमी और बेसी की नहीं है बल्कि इससे आगे की है। जनसंख्या और संतुलन जिस वजह से हो रही है वह केवल प्रजनन दर की वृद्धि या कमी से नहीं है बल्कि इसके लिए घुसपैठ भी उतना ही जिम्मेदार है, जिसकी वजह से किसी क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल जाती है। जनसंख्या वृद्धि के रास्ते राजनीतिक हैसियत जो है लोग अपना बढ़ाना शुरू कर देते हैं और इस राजनीतिक हैसियत के बढ़ाने के बाद क्षेत्र विशेष पर उनका कब्जा हो जाता है और फिर क्षेत्र विशेष से आगे बढ़ते हुए पूरे राज्य और फिर देश पर उनका कब्जा हो जाता है और यही तो गजवाए हिंद है। जनसंख्या और संतुलन की मुख्य वजह घुसपैठ है जिससे सारा देश पीड़ित है। ओवैसी आरएसएस प्रमुख पर तंज कसते हुए कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी कम हो रही है। 2020-21 का आंकड़ा पेश करते हुए ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों का प्रजनन दर 4.1 से घटकर 20-21 में 2.3 हो गया है। वो बिल्कुल सच है। ऐसा है कि ये जो कमी है वो कमी आई है, 4.1 से 2.3 हो गया, लेकिन यह सच जो है ये आधा सच है यानी अर्ध सत्य है क्योंकि इस वृद्धि दर में घुसपैठियों की संख्या शामिल नहीं की गई है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी घटते प्रजनन दर पर चिंता जताते हुए कहा था कि दक्षिण के राज्यों में प्रजनन दर घट के 1.6 हो गया है जो कि नेशनल जो राष्ट्रीय जो प्रजनन दर है 2.1 उससे काफ़ी कम है और इसलिए वहां पर भी जनसंख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी। जनसंख्या जो पुरानी पॉलिसी है 2 चाइल्ड पॉलिसी उसको खत्म करने की बात उन्होंने कही थी। इसी प्रजनन दर पर चिंता जताते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि हमें कम से कम 3 बच्चे पैदा करने ही चाहिए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जनसंख्या और संतुलन गजवाए हिंद का हिस्सा है। क्या हिंदुओं की घटती आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। क्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की समस्या है। क्या मुसलमान घटते प्रजनन दर की कमी को घुसपैठियों के जरिए पूरा कर रहे हैं। क्या हिंदुओं की आबादी बढ़ाकर ही हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है। करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले मोहन भागवत जी ने जो कहा था एक बार सुनते हैं ताकि आपको भी साफ हो जाए कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या था और उसके बाद पुराने भी हम प्रतिक्रियाएं दिखाने की कोशिश करेंगे और जो प्रतिक्रियाएं इनके बयान के बाद से आई हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं क्या कहा था मोहन भागवत जी ने। जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे।
चिंतेचा विषय आहे. त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही. तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1च्या खाली येतं का आपल्या देशाची जनसंख्या नीती. तो मुस्लिम फर्टिलिटी रेट जो है 3.7, ये 2005-2006 में ये सोर्स NFHS के सोर्स के हिसाब से जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुस्लिम फर्टिलिटी रेट और हिंदू फर्टिलिटी रेट जो है ये अंतर इतना था 2015-16 में, जो आगे बढ़ते बढ़ते और एक 10 साल पे जो है ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा. अब देखिए मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 2.36 और हिंदू फर्टिलिटी रेट 1.96, यानी 2 से नीचे पहुंच गई. फिर 2005-6 में 15-16, ये 15-16 का आंकड़ा है. 15-16 में ये थोड़ा किया है, जो गैप जो है दोनों के फर्टिलिटी रेट में वो कम हुआ है. लेकिन जो वर्तमान आंकड़ा 2023-24 का जो आया है, हालांकि आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी है. और ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार का ये राज्यवार जो है हिंदू और मुसलमानों की जो संख्या है, प्रजनन दर, ये जो अभी जो डेटा आप देख रहे हैं ये प्रजनन दर की है. यानी राजस्थान में हिंदू 2.0% की दर से बढ़ रहा है, जबकि मुसलमान 2.5% के आबादी के हिसाब से जो है, यानी हर एक वर्ष जो है 2.5% आबादी उसकी बढ़ रही है. हरियाणा में यह 2.3 यानी करीब 2.5%, और हिंदुओं की आबादी 1 यानी 2 से नीचे बढ़ रही है. किस तेज़ी से वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो भी आप देख रहे हैं. मुस्लिमों की दिल्ली में जो है, दिल्ली में 2.2% के हिसाब से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, जबकि हिंदू की आबादी केवल 1.8 के हिसाब से आ रही है. और केरल में जो है वो 1.6 और 1.9 की जो है. अब ओवैसी ने मोहन भागवत जी के इस बयान के बाद से, असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ है, उन्होंने क्या कहा, एक बार उनकी प्रतिक्रिया को सुनते हैं. ना कि ट्वीट करके भी उन्होंने ये कहा था और अपनी बात भी कही थी, और क्या तंज कसा है एक बार उसको सुनते हैं. उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे. नहीं, आप अजमेर शरीफ के बारे में जो श्रद्धालु बोलेंगे या डिवोटीज है, उसमें कई गैर मुस्लिम भी तो है, नॉन मुस्लिम भी तो है. तो वो तो एक भारत के एक सिंथेटिक कल्चर का भी रिप्रेजेंटेशन है. तो इससे तो सबको तकलीफ हो रही है. मैं आपको बताने, अच्छा आज तक अजमेर से दरगाह पे नहीं है, सलीम चिश्ती दरगाह पे भी केस पड़ गया. सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वहां पे भी केस पड़ गया. अब आप बताइए, यानी कितना पुरानी दरगाह वो माने वो तो 400 साल पुरानी दरगाह है, वहां पे केस डाल दिए. तमाशा बना के रख दिए लोगों ने. ये गलत है. ये इससे देश मजबूत नहीं होगा. ये देश के हित में काम नहीं हो रहा. जो 9 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो करने की जरूरत है. तो वैसे कि वो जो बाइट है जनसंख्या वाले, वो भी मैं आपको दिखा देंगे. अभी फिलहाल जो है वो जो मस्जिदों के जो संभल वाला मसला था उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे. वो बाइट भी आपको अब दिखाएंगे, जो ट्वीट किया वो भी आपको दिखाएंगे. लेकिन पहले परिचय करवा देते हैं आपको अपने मेहमानों से. नेहा जी हैं, नेहा धवन जी हैं, नेता BJP की हैं. आदेश भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस. अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी. और S शहर नकवी जी है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे. नकवी जी, स्वागत है आपका. और मानवी तनेजा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और फिल्म के विषयों पे काफ़ी ज़्यादा प्रखर रहती है और सामाजिक मुद्दों पर भी काफ़ी प्रखरता से बात रखती है अपनी. और चर्चा की शुरुआत जो है मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से करना चाहूँगा, आदेश भारद्वाज से. और सबसे पहले मैं सारे जो हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे पहली प्रतिक्रिया एक बार जानना चाहूँगा. ये जो मोहन भागवत जी का बयान है, ये कोई पहली बार नहीं है. जनसंख्या और संतुलन पर वो पहले भी चिंता जता चुके हैं और बहुत सारे नेताओं ने इस पर बयान दिया. अभी अगर 2 महीने पहले की बात आपको याद हो तो चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि, खासतौर पर उन्होंने दक्षिण के राज्यों को कहा था कि वहाँ पर प्रजनन दर जो है 1.6 रह गया, जो कि नेशनल प्रजनन दर से भी कम है. यानी नेशनल का जो प्रजनन दर है 2.1 है, उससे कम है. इसलिए वहाँ पर उन्होंने कहा था आबादी बढ़ाने की ज़रूरत है. इसी तरीके की बातें की गई है. अब इसी से जनसंख्या और संतुलन को भी जोड़ा जा रहा है. आदेश जी, मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया हो इस पर कि मोहन भागवत के इस बयान को कैसे आप देखते हैं. क्या उनकी जो चिंता है, क्या वही चिंता आपकी भी है, क्या वही चिंता आपकी पार्टी की भी है? मुकेश जी, मोहन भागवत जी की चिंता किन कारणों से वो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन देश के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है. हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून पे ध्यान देना चाहिए. आज का जो हमारा युवा है,
अब से 2014 के अंदर हम इस युवा को और भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में जानते थे, इसलिए क्योंकि भारत दुनिया का नौजवान देशों में है। लेकिन 2014 से और 2024 तक भारत को इस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी ले आई कि ये जो नौजवान थे ये कहीं ना कहीं हमें अभिशाप लगने लगे। अब ये जब यूक्रेन पढ़ने बच्चे गए जिनको यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई, तो जो यहाँ करोड़ों रुपए में पढ़ाई होती है वहां पे 30 लाख 35 लाख रुपए में MBBS बन रहा है और बहुत सारे बच्चे वहां पे गए, लेकिन उन बच्चों को इसी भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया ने क्या क्या अपवाद उनके बारे में नहीं कहे, तो ये सारा देश जानता है। तो ये समय समय पे अपनी प्रतिक्रिया अपने अपने ढंग से आदेश महाराज, तो सवाल जो है मेरा सवाल ये, क्या जनसंख्या असंतुलन है, क्या जनसंख्या को बढ़ाने की जरूरत है और 3 बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है? कम से कम 3 बच्चे हर एक फैमिली में होने चाहिए, हर एक शादी, वो उस पर मैं चाहता हूँ कि इनसे ज्यादा ज्ञानवान है, उनकी बात मान रही है। फिर साक्षी महाराज इनसे ज्यादा ज्ञानवान है, पता नहीं ये ज्यादा ज्ञानी है वो ज्यादा ज्ञानी है, इनमें होड़ लगी हुई है, ये भगवान की जातियां बता देते हैं। तो ऐसे लोग हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बता दिया कि हनुमान जी की जाति क्या है। तो ये तो अलग तरह के विद्वान लोग हैं, ये देश के लिए अभिशाप हो गए। सीधी सी बात देखिए, आप लोग इधर उधर बहुत बोलते हैं, सीधा बताइए, आप बयान का विरोध कर रहे हैं, बेरोजगारी, आप विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, अत्याचार, सबसे ज्यादा आदेश जी, आप इसका विरोध कर रहे हैं, आप इसका विरोध कर रहे हैं या इसके साथ है? मेरा तो अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी मजबूरी नहीं है। हम देश के लिए जो अच्छा है वही कहेंगे। देश तो वही तो बोले, देश के लिए ये अच्छा है कि नहीं? 3 बच्चे की पॉलिसी देश के लिए अच्छा मानते हैं आप? 3 बच्चे की पॉलिसी देश के लिए आप अच्छा मानते हैं? देश के लिए पॉलिसी हो जिसमें बच्चों को खाने के लिए दे सके। 55वें नंबर पे था भारत भुखमरी में 2014 में। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, आप कंफ्यूज हैं, आप अपने नेता, आप अपने लीडरशिप की तरह कंफ्यूज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, चलिए 2014 में भुखमरी में, ठीक है, मैं समझ गया, नंबर पे था, समझ गया। पिछले 10 सालों में 127 देशों में 105 नंबर पे आ गया है। अशोक यादव, ये इनकी उपलब्धि है। ठीक है, अशोक यादव जी, आप बेरोजगारी में दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। महंगाई जो कहते थे 400 रुपए का गैस का सिलेंडर महंगा हम 200 का देंगे, 1200 रुपए का कर दिया। ठीक है, आदेश जी समझ गया आपको, आप इस पे बोल नहीं सकते, आपके सरकार आएगी 30 रुपए में देंगे। ठीक है, आदेश जी प्लीज। हाँ, अशोक यादव जी, जी आपको, आप सहमत है 3 बच्चे की पॉलिसी पे? आप सहमत हैं कि आपको लगता है कि ये एक समस्या है? जनसंख्या प्रजनन वृद्धि दर और जनसंख्या असंतुलन, हम दोनों चीज के बारे में कर रहे हैं। जनसंख्या असंतुलन है, मैं उस पर मेन आपका फोकस ये कर रहा हूँ कि जनसंख्या असंतुलन को आप समस्या मानते हैं? देखिए, जनसंख्या असंतुलन दूसरा सवाल है और जनसंख्या वृद्धि दूसरा सवाल है और जो पॉपुलेशन डेंसिटी ये दूसरा सवाल। तो अगर इस देश में देखिए मुकेश जी, जो मोहन भागवत जी का बयान है, पहले तो इस बयान को उनकी सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर उनकी सरकार है केंद्र में, आरएसएस बीजेपी की सरकार है, तो पहले इम्प्लीमेंट करें। जितने भी जो है इस तरह की योजनाएं जो फैमिली प्लानिंग की है, सारी योजनाओं को सरकार विड्रा कर ले और जो भी इस तरह की जो हमारे दो का नारा सरकार विड्रा कर ले और जो भी इनके बड़े बड़े नेता हैं वो मोहन भागवत जी के मतलब जो नारा दे रहे हैं या जो बात कर रहे हैं उस बात को फॉलो करें। फिर आगे समाज में इस बात को आगे बढ़ाएं कि कितने बच्चे करना चाहिए, कितने बच्चे नहीं करना चाहिए। ये तो हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत वो होता है ना मुकेश जी, अधिकार होता है कि वो कितने बच्चे करना, उसको कितने संसाधन उसके पास हैं, कितने बच्चों की शिक्षा दीक्षा ठीक है, ये तो सबको पता है, ये सबको पता है, ये तो सबको बात है। 2 चाइल्ड पॉलिसी भी जो थी, 2 चाइल्ड पॉलिसी भी जो थी, वो भी तो एक सुझाव ही था ना, लोग कुछ माने कुछ नहीं माने। 3 चाइल्ड पॉलिसी मैं चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूं कि इसका कोई कंक्लूजन निकले। आप लोग जो है क्या इससे सहमत हैं? क्योंकि लोग जब सहमत होंगे तभी पॉलिसी बनेगी, तभी पॉलिसी आगे इम्प्लीमेंट भी होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग अगर इससे सहमत नहीं होंगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो आप पॉलिटिकल विरोध से आगे बढ़ करके आप ये बताइए कि आप इस पॉलिसी को आप मानते हैं कि ये ठीक है और अभी जो जनसंख्या का जो असंतुलन बना हुआ है इस पॉलिसी से वो संतुलित हो सकता है? देखिए, पॉलिसी अगर मोहन भागवत जी को लगता है, हम इस पे ये नहीं बता सकते कि पॉलिसी ठीक है कि नहीं ठीक है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर उनको पॉलिसी ठीक लग रही है मुकेश जी, तो इस पॉलिसी को अपनी सरकार में इंप्लीमेंट करवाएं वो मोहन भागवत जी।
तब न माना जाएगा। सरकार उन्हीं की है ना, कोई चलिए ठीक है, फिर आप भी वही चीज कहने लगे। मैं सब कोई आप लोग वही कह। चलिए मैंने मुकेश जी, हाँ। अगर बस 10 सेकंड देखिए, जो एनएसएसओ का जो आंकड़ा था, नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑफिस, उस आंकड़े को आए हुए जानते कितने साल हो गए? लगभग 4 साल हो गए। हाँ। जो बेरोजगारी की दर उन्होंने बताया था कि आजादी के बाद से सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में है। उसके बाद उसमें गोदरेज का लिंक का कौन सा ताला मोदी सरकार लगा दी, उस ऑफिस का आंकड़ा आना बंद हो गया। तो अब आप बताइए, जो हमारे करोड़ों युवा हैं जो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, तो उनके बारे में कम से कम मोहन भागवत जी को कुछ बोलना चाहिए कि सरकार को चाहिए कि इन बेरोजगार युवाओं के लिए भी कुछ जो है रोजगार का साधन करे। लेकिन जो हमारे युवा आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, उनके लिए जो अग्निवीर योजना ला दिया उन्होंने, जॉबलेसनेस को और बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजों में मोहन भागवत जी को बयान देना चाहिए, न कि इस तरह की बिना मतलब वाली चीजों में बयान देना। चलिए ठीक है, अब आप बोले कि आप इसका विरोध करते हैं, ये मतलब बिना मतलब का बयान है। ये देखिए, शुरू में ही बोल देते तो फिर इतना समय आपको नहीं लगता। हमारे साथ नकवी जी है, एडवोकेट है और इस तरीके के मुद्दे पर बहुत अच्छी समझ रखती है। मैं चाहता हूं कि एक लॉजिकल बात जो है नकवी जी आज जो बयान, जो कि पहली बार इस तरीके का बयान नहीं है। जनसंख्या असंतुलन जो है पहले से हम लोग चर्चा करते रहे, लेकिन जनसंख्या असंतुलन के कारण होने वाली जो दिक्कतें हैं, जो देश को, समाज को, हमको, हर एक इंडिविजुअल को झेलनी पड़ती है, लेकिन उसकी वजह पे कोई, उसके जड़ में कोई जाता नहीं। आज अगर मोहन भागवत जी ने ये बात कही है, 3 चाइल्ड पॉलिसी की बात की है, क्या आपको लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है, या आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं स्वागत योग्य कदम है? देखिए, ये तो एक काफी एडवांस स्टेटमेंट लग रहा है आपको जी। 3 चाइल्ड होनी चाहिए, सबके 3 चाइल्ड पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। अगर भागवत साहब ने बोला है हमारे, तो कुछ सोच के ही बोला होगा। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि आरएसएस की शाखा, जो आरएसएस संगठन है, अनमैरिड लोग सबसे ज्यादा वहीं पाए जाते हैं। सर्वे कराया था कि अनमैरिड लोगों की जो संख्या है आरएसएस की शाखा में कम है या ज्यादा है। अगर वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो पब्लिक को भी अडॉप्ट करवा दे, फिर सरकार में भी एक पॉलिसी लागू कर दें कि हाँ 3 चाइल्ड पॉलिसी ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा इधर एडवाइस कर दें, जो लोग अपने को कहते हैं कि हाँ बड़े हैं, हम धर्म के लोग मानते हैं, उन्हें साधु संत हैं, उनसे कह दें कि ये अगर बोल देंगे स्टेटमेंट तो वहां पे भी अनमैरिड लोग ज्यादा होते हैं। तो जहां पर जिस जगह पे वर्क करने की जरूरत है, काम कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे कमी है, और जहां पर कमी है तो वहां पे काम तो होना ही चाहिए ना। थोड़ा सा साधु संत को भी इस मसले पे मोटिवेशन करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आकर साधु संतों को अपने लोगों से कहना चाहिए कि आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा चेंज करिए, क्योंकि आपके यहाँ जो अनमैरिड लोग ज्यादा पाए जाते हैं वो संतों में ज्यादा पाए जा रहे हैं और आरएसएस में ज्यादा पाए जा रहे हैं। वर्ल्ड में तो जिसकी जो हैसियत है, अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चे उनके पलते बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से चाइल्ड उनके होते हैं कि भाई हम 2 ही चाइल्ड पाल सकते हैं, इनके भरण पोषण, पालन पोषण हम ठीक से कर सकते हैं। लेकिन जो हैसियत याफ्ता लोग हैं, जिनके पास वेल मेंटेन है, सारी चीजें हैं, वो क्या कर रहे हैं अब तक? उन्होंने तो किसी बात को शुरू नहीं, वो कहते हैं बस मुस्लिम ज्यादा है, मुस्लिम ज्यादा है, वो तो मुस्लिम के रट मार के बैठ जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक सलाह मैंने भी दे दी है, जरा सा अगर ले ले तो ले ले, मुझे कोई एतराज नहीं है इस पर। वो 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दें, 5 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दें, जिसकी जैसी हैसियत है लागू कर लें। हाँ, देश की जनसंख्या के हिसाब से वो सरकार की एक मैनेजमेंट होगा कि सरकार क्या पॉलिसी लागू करती है, गवर्नमेंट। बस ये सारी पॉलिसी इसीलिए लागू करने की बात की जा रही है, इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ जो है बेतहासा जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। 4 बच्चे नहीं 40 बच्चे भी हो जाते हैं, 16 बच्चे 17 बच्चे भी हो जाते हैं, और इसी वजह से असंतुलन पैदा हो रहा है। इसी असंतुलन को करने के लिए, संतुलित करने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन बावजूद उसके जो नेशनल जो फर्टिलिटी रेट है वो तो कम ही है। नेशनल फर्टिलिटी का मना किसने किया है? अगर जिसको कहना चाह रहा है, एक स्पेसिफिक लोगों के, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को कहना चाह रहे हैं, जिनके लिए मैसेज कन्वे हो रहा है, तो उनको मना थोड़ी है संविधान में। उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, वो भी अपने बच्चे पैदा कर ले, जाके 3 नहीं 5 पैदा कर ले। क्या प्रॉब्लम है? किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम मुसलमानों की नहीं, ठीक है। अभी तक तो ये जो है एडवाइजरी की तरह था। अब ये कानून अगर बन जाएगा तो नहीं, तो अगर कानून बनने की ज़रूरत है या नहीं है, मैं इसी पे चर्चा कर रहा हूँ, इसीलिए आज ये प्रोग्राम किया हूँ। और आपने अपनी मनसा जाहिर कर दी। हमारे साथ नेहा जी हैं जी। ठीक है ना जी, बनेगा कानून एक कल्चर के लोगों को तो बनेगा नहीं। कानून जब बनेगा तो कॉमन पॉलिसी होती है, और अगर स्टेटमेंट होगा, मोटिवेशन होगा, तो किसी एक कम्युनिटी के लिए होगा। नहीं, मोटिवेशन जब 2 चाइल्ड पॉलिसी थी तो उस समय भी देखा गया ना, जिससे काम नहीं चला भाई। एक जगह तो 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, दूसरी जगह 40 बच्चों की पॉलिसी थी, इसीलिए असंतुलन पैदा हुआ है, और इसी को रोकने के लिए अब जो है ये दूसरी पॉलिसी की जा रही है। लेकिन ये क्या
पॉलिसी को कानून के तौर पे जो है इसे लाया जाए। नेहा जी हमारे साथ हैं। नेहा जी, आज के इस बयान को जो आया है, कल का ये बयान है, किस तरीके से आप देखती हैं? आपको लगता है कि जो 3 चाइल्ड पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए? देखिए मुकेश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय मोहन भागवत जी ने जो भी ये बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इस बात पर तो बल देता ही है कि जिस भी देश की जनसंख्या में असंतुलित बदलाव आता है, चाहे वो वृद्धि हो और चाहे वो कम हो जनसंख्या, किसी भी एक वर्ग की जनसंख्या की, तो कहीं ना कहीं उस देश के सामाजिक जो आधार है, जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर आता है और वो नुकसानदेह ही साबित हुआ है। आज हम इस बात से जूझ रहे हैं पूरे विश्व में। ये भारत की समस्या के साथ साथ ये समस्या आज जापान की भी बन रही है, ये समस्या आज अमेरिका की भी है, ये समस्या आज एशियाई देशों की भी है, ये समस्या आज कोरिया में भी है, दक्षिण कोरिया भी इस बात से जूझ रहा है। तो ये एक विश्व की समस्या बनती जा रही है और इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे दिखता है वो होता है माइग्रेशन। जिस देश में एक वर्ग की जनसंख्या जब बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं संसाधनों की उसमें कमी आने लगती है और वो कहीं ना कहीं पलायन जरूर करेगी। पिछले दिनों जब हमने देखा कि कांग्रेस के समय में जो है 1970 के दशक में हम दो हमारे दो की एक पॉलिसी लाई गई, परिवार नियोजन को लाया गया, वो उस समय की वृद्धि जो हुई थी जनसंख्या में उसको देखकर कदम उठाया गया था और वो सरकार ने कदम उठाया। आपने जैसा कहा, किसी ने माना और किसी ने नहीं माना, उसमें ये देखा गया कि जो हिंदू वर्ग है उन्होंने सरकार के इस कदम को सहर्ष स्वीकार किया और तभी से ही 1990 के दशक में हमारे सामने इसके परिणाम दिखने लगे कि हिंदू वर्ग की जो जनसंख्या दर थी उसमें निरंतर जो है घटती नजर आई। और आज का जो सिनेरियो है 2024 का, आपने जैसे कि बताया और मोहन भागवत जी ने भी इसको कई जगह पर अंकित किया और कई लोगों ने और भी अंकित किया। मैं यहाँ पर एक बात और भी मेंशन करना चाहूंगी कि कोलकाता की डायमंड हार्बर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने इस पर एक जो है शोध किया है और उस शोध के बाद भी ये बिल्कुल आपकी आवाज़ शायद फ्रीज हो गई है। हमारे साथ मानवी तनेजा जी भी हैं। मानवी तनेजा जी, मैं आप पे आपका एक छोटा सा कमेंट इस पे चाहूँगा, उसका ब्रेक लिया जाएगा। तो अब आप इस पॉलिसी को किस तरीके से देखते हैं? मोहन भागवत जी के बयान को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमारे दो की सरकार जो है, अब हम दो हमारे 3 उठा करके ले आई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मंशा क्या है। पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन सरकार ने अभी ये पॉलिसी लाई नहीं है तनेजा जी, अभी तो मोहन भागवत नहीं, मतलब एक प्रस्ताव एक कमेंट करा है ना, मतलब वो सरकार लाना चाहती है इस पॉलिसी को। इंडिया की पॉपुलेशन देखने के बाद अगर आप 2023 के आंकड़े देख लीजिए तो वैसे ही बहुत ज्यादा हाई रेट पे इस वक्त पॉपुलेशन है। तो मुझे लगता नहीं है कि एक सुझाव देना कि 3 चाइल्ड पॉलिसी आनी चाहिए। अगर हम बात करें जॉब्स की, जॉब्स नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें तो जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो सरकार ने जो वादा करा है वो जॉब्स नहीं दी है। कितने लोग बेरोजगार हैं। अब आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से अपना घर नहीं चला पाता, वो 3 बच्चे कहां से पालेगा? आज इतनी महंगाई हो चुकी है, हर चीज में आप टैक्स लगा देते हैं। जब जनसंख्या बढ़ रही थी तनेजा जी, जब जनसंख्या बढ़ रही थी 70 के दशक में, उस समय भी बेरोजगारी थी, उस समय भी गरीबी थी, लेकिन कांग्रेस ने जनसंख्या कम करके चाहा कि बैलेंस कर दे, लेकिन फिर भी ना गरीबी गई ना बेरोजगारी गई। और उसको चूंकि सही अगर इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी रहेगी ना, कि बच्चे बिना एजुकेशन के रहें, आप चाहते हैं बच्चे जॉबलेस रहें, तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चे दर ठोकरे खाएं। इसी वजह से देखिए, जो एक आज की डेट में पुरुष है, जो एडल्ट पुरुष है, उसके पास जॉब्स नहीं है, तो महिलाएं, जो फादर है, जो लड़की का फादर है, वो शादी कराना नहीं चाहता। अगर आप देखिए, जो अनमैरिड लोगों का रेशियो है इस वक्त बहुत ज्यादा है। लोग लिव इन में क्यों रहना चाहते हैं? हम कई बार इस बात में डिबेट करी है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है। प्राइवेट मैंने जैसे बता दिया कि अगर आप कमा ही नहीं रहे इतना, आप आज की डेट में एक बच्चे को अच्छी तरीके से पाल ले तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप 3 बच्चे की बात करें, कौन एजुकेशन स्पॉन्सर करेगा? क्या सरकार एजुकेशन स्पॉन्सर करेगी? ठीक है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। आप जो कह रही हैं चर्चा इस पे भी होनी चाहिए। ये एक एस्पेक्ट ये भी है इसका, लेकिन जिस लिहाज से, जिस संदर्भ में बोला गया है, मैं उस संदर्भ पे आपको चाहता हूं कि उस संदर्भ में चर्चा करें हम। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जब वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, इसी सवाल को फिर से हम उठाएंगे और मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो किस संदर्भ में कहा है उस संदर्भ पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत आएंगे, लौट करके जाइएगा कहीं नहीं।
और एक बार आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू बढ़ाओ और हिंदुस्तान बचाओ, क्योंकि डेमोग्राफी में जिस तरीके से चेंजेज आ रहे हैं, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ा करके देश पे कब्जा और गजबाए हिंद की बातचीत चल रही है, उसी की तरफ चिंता जताई है और इस असंतुलन को लेकर के कहा है कि कम से कम 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो अपनाई जानी चाहिए। जी नेहा जी। मुकेश जी, मैं ये कहना चाह रही थी, मुझे लगता है पिछली बार मेरी आवाज कट गई नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। अभी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अभी जो हमारी साथी प्रवक्ता हैं वो बात कर रही थी, एक तरफ तो वो बात करते हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या की जो दर है वो इतनी नहीं घट रही है और मुस्लिमों की जनसंख्या की दर इतनी नहीं बढ़ रही है कि दोनों का बैलेंस जो है वो बहुत वर्षों में एक बराबर होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो आरएसएस जो कि बहुत कम संख्या में हमारी जनसंख्या के अनुसार हैं, उनको और जो हमारे संत समाज के लोग हैं जो कि अविवाहित हैं, उनको शादी करने की सलाह दे रही हैं। मैं बहुत हैरान हूं उनकी इस बात से, लेकिन उनको ये नहीं दिखता, पैनल पर बैठे किसी भी व्यक्ति ने ये बात नहीं कही कि डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है। जब वर्गों में डिफरेंस होगा तो उन दोनों की राजनीतिक और सामाजिक सोच में अंतर होगा। ये राजनीतिक विषय ना होकर सामाजिक विषय सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब एक धर्म को मानने वाले लोग और दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों पर जो है विद्रोह की दृष्टि से देखते हैं या उनके ऊपर हावी होने की बात करते हैं, या फिर जो सामाजिक ढांचा है किसी एक वर्ग का, उस सामाजिक ढांचे को तोड़ने का काम करते हैं, जो कि बहुत जगह पर देखने को भी मिला। आज बहुत सारे विश्व में ऐसी कंट्रीज आपको दिखती हैं जो एकदम से आपको आज मुस्लिम जनसंख्या वहां पर इतनी बढ़ने के बाद वो मुस्लिम कंट्री हो गई है। हम एशिया की बात करते हैं, एशिया में जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ, जिस तरह से जनसंख्या में परिवर्तन आया, वो कैसे परिवर्तन आया? जो आधुनिक समाज के लोग हैं, चाहे वो हम पश्चिम सभ्यता की बात करते हैं, अमेरिका के तर्ज पर अगर भारत के युवा भी चलने लगे और बच्चे पैदा नहीं करने लगे, मैं तो कहूंगी कि आज आप जो हमारे बड़े शहर हैं, उन शहरों की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पर अभी हमारी जो सामाजिक विश्लेषक यहाँ बैठी हैं, उन्होंने भी ये बात कही, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भी ये बात कही कि लिव इन में रहने लग गए हैं। ये कल्चर हमारा कल्चर नहीं है। इस तरह के कल्चर को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो भारत भारत नहीं रहेगा। यहाँ पर जो भारतीय सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता की पहचान नहीं रहेगी। परिवार हमारी एक भारतीय सभ्यता परंपरा के तहत आते हैं, जिसका आज उदाहरण पूरे विश्व में दिया जाता है। अगर हम विवाह ही नहीं करेंगे और विवाह के बाद हमारे बच्चे नहीं होंगे और बच्चे नहीं होंगे तो परिवार नहीं होगा, तो हमारा भारत की पहचान हम खो देंगे। तो इसलिए जो डेमोग्राफिक चेंज आएगा उसको बचाने के लिए, भारत को भारत बने रहने के लिए, ये मुझे लगता है कि इस और पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा मुकेश जी। आज अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो कल तो सबको दिखना ही लगेगा। बिल्कुल। आदेश जी मैं एक सवाल, मैं सारे पैनलिस्ट से एक ही सवाल करूंगा, थोड़ा पॉलिटिकल ना होकर के मैं सोचता हूँ सोशल तरीके से, सामाजिक तरीके से इसका जवाब देते ज़्यादा बेहतर होगा। 70 के दशक में जब 2 चाइल्ड पॉलिसी कांग्रेस लेकर के आई थी तो उस समय हमारे सामने समस्या ये थी कि हमारी जनसंख्या जो है बढ़ रही थी और इसलिए जो है उसे कंट्रोल करने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाई गई। किसी ने इसे स्वीकार किया, किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया और इमरजेंसी के दौरान हालांकि ज़बरदस्ती भी की गई, लोगों का जो है वो नसबंदी जो है ज़बरदस्ती इंदिरा गांधी ने करवाया था, वो भी एक मसला रहा था। लेकिन जो चीज़ें असंतुलन की बात आज हो रही है, आज 2024 में हम कह रहे हैं कि असंतुलन हो रहा है। असंतुलन क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 चाइल्ड पॉलिसी जो थी उसको किसी ने तो मान करके अपनी आबादी को नियंत्रित किया, लेकिन किसी ने उसको उल्लंघन करके बेतहाशा अपनी आबादी बढ़ाते गए और उसकी मंशा ये भारत की आबादी में ये इस तरीके से जो एक वर्ग, खास वर्ग की जो आबादी बढ़ी है, उसकी मंशा कुछ और है, उसका इंटेंशन कुछ और है और इसीलिए बार बार जो है जनसंख्या और संतुलन की बात की जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस असंतुलन को पाटने के लिए यही एक तरीका है कि अब जो है आबादी जो है इधर से भी बढ़े और बराबर बैलेंस हो, तभी भारत जो है रह पाएगा, तभी हिंदुस्तान रह पाएगा? क्योंकि फर्टिलिटी रेट तो मुसलमानों का भी कम हुआ है, लेकिन उनके पास तो 57 देश है, कहीं से भी ले आकर के पूरा कर दे रहे हैं उस कमी को। अभी बांग्लादेश से और म्यांमार से लाकर घुसपैठियों को ला करके उस दर को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो एक ही एक देश है। आदेश भारद्वाज जी, अगर आप कमेंगे तो कहां से लाएंगे? मुकेश जी, हमारे पास एक देश है, लेकिन हमारे एक देश की दुनिया में साख है, एक पहचान है। वही उसी साख पे सवाल है। वो साख बचेगी तब जब आप बचेंगे, वो साख बचेगी तब जब आप बचेंगे। इस तरह की सोच रखने वाले कुछ लोगों पे सवाल है, उनकी चिंता है।
उनकी चिंता उनके लिए वाजिब हो सकती है, देश के लिए वाजिब नहीं है। जब इसकी आप बात करें, 35 करोड़ का भारत था, ना खाने के लिए अन्न मिलता था, ना तन ढकने के लिए कपड़ा होता था, ना सर छुपाने के लिए छत थी, और 35 करोड़ से बढ़ के आज इस पर 40 करोड़ हो गए हैं, जिसके अंदर हमने मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उस बात को समझ नहीं रहे, आप फिर वो पॉलिटिकल लाइन पे जा रहे हैं। अरे आप पार्टी से ऊपर उठ करके एक हिंदू की तरह सोचिए। आप एक जो है ना, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। मानवी जी, मैं आपको भी यही कहूँगा कि जो आप समस्या बता रही वो तो है, लेकिन आप बचेंगी तब तो समस्या से निपटेंगे, तब तो समस्या पे बात करेंगे। जब आपका वजूद ही नहीं रहेगा, जब आपका वजूद ही खतरे में हो जाएगा, तो फिर इस तरीके की बातें कहाँ करेंगी आप? मुकेश जी, मेरे पास देखिए, वजूद के चक्कर में अगर आप देखें कि अगर इंसान के पास जी मैंने मानवी तनेजा से यह सवाल किया था जी। आप अपने बच्चे को क्या सड़क पे रखेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा फैक्ट पे बात करना चाहती हूँ। एवरेज सैलरी अगर एक व्यक्ति की है वो 32,000 है। अगर आप स्कूल की फीस देखें, अगर 6th सेंथ है वो कहीं ना कहीं 80,000 रुपीज है। अब आप बताइए 80 into 3 आने वाला, अगर स्कूल की फीस तो कम नहीं होती, या तो आप गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। आज की तारीख में जो पेरेंट्स हैं वो इंटरनेशनल भेजना चाहते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, उसका एक अलग कारण है। तो 80,000 वो फीस का कहाँ करेंगे? अब ये देखिए, कोई चूहे थोड़ी ना है जो बच्चे पैदा कर देंगे। आप बच्चा पैदा करना ही चाहते हैं, या बोल देंगे इसको अलग वे में कि भगवान की देन है, जो मर्जी जितने भी बच्चे पैदा हो जाए, माँ बाप का कोई सहयोग नहीं है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन हर कोई देना चाहता है। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की, तो ये कौन कह रहा है कि 3 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उनको वो मिलेगा नहीं? सब तो चीज मिलेगा। आप उसके लिए बोलिए ना, आप सरकार करेंगी ना। आप देखिए, इकोनॉमिक्स का नियम है, और भगवान भी कहता है, इकोनॉमिक्स भी कहता है। आप लोग जो बात कर रही हैं मानवी तनेजा, आप लोग जो बात कर रही हैं जनसा, आप ये कह रही हैं, पता है जब मैं तथ्य पर बात करती हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं देते। मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ। आप लोग जो बात कर रही हैं, आप जो बात कर रही, वो कह रहे हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो वो सिर्फ अपना मुंह और पेट लेके पैदा होता है। खाएगा नहीं, अब क्यों खाएगा? इंसान 2 हाथ लेकर के भी तो पैदा हो रहा है, दिमाग लेके पैदा हो रहा है। तो बच्चा पहले पढ़ेगा तभी तो वो नौकरी करेगा। जब वो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो नौकरी क्या करेगा? दर भीख मांगेगा, कहीं ना कहीं वो भीख मांगेगा। आप चाहते ही नहीं कि बच्चे एजुकेट हो, या चाहते ही नहीं कि बच्चे पढ़ाई करते हो। आप जो है ना, आप जनसंख्या संसाधन को देखिए। आपके, मैं तो कांग्रेस ने मानव संसाधन मंत्री कहा था। देखिए, एजुकेशन है, जो राजीव गांधी ने पॉपुलेशन को, शिक्षा विभाग को क्या कहा था? मानव संसाधन। यानी जो उसके पीछे की जो थीम थी, मैं समझता उसी पे, उसको भी तो कम से कम जानिए। करोगे तो हम गवर्नमेंट जॉब देंगे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा कि हम आपको जॉब देंगे, आप बच्चा करो। गवर्नमेंट गारंटी देगी जॉब का, गवर्नमेंट देगी गारंटी मेडिकल एक्सपेंस का, गवर्नमेंट देगी एजुकेशन का। इतना एक्सपेंसिव है हर चीज आज की डेट में। अगर एक व्यक्ति अपना किचन भी चला ले, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर चीज पे जीएसटी लगा हुआ है। अगर आप पनीर भी खरीदने जाते हैं तो उस पे जीएसटी। सहमत हूं मैं आपकी इस बात से, लेकिन इस बात की चर्चा करने के लिए, इस बात की चर्चा करने के लिए हमारा रहना भी तो जरूरी है मानवी। हम जब रहेंगे ही नहीं, हम जब बचेंगे ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। देखने के बाद नहीं, ये आप लोगों को जो है ना, वो शुतुरमुर्ग की तरह जो है ना, आप अपने आंख को बंद करके जमीन में अपने सर को धंसा लेने से समझ चीजें बदल नहीं जाती। आप लोग वही कर रहे हैं। पैसे नहीं है और आप बच्चा पैदा कर लीजिए। खुद के खाने के पैसे नहीं और आप बच्चा पैदा कर लीजिए। बच्चे को अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, बच्चे को अच्छी तालीम नहीं दे सकते, बच्चे को अच्छा आप एजुकेशन और आप अच्छी कोई। मानवी, मैं एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे, अगर इजाजत हो तो? नहीं, कोई पर्सनल सवाल में याद देने के लिए बैठी नहीं हूं। तो लेकिन आप मैरिड हैं या नहीं, ये बात पूछ तो पर्सनल नहीं है, तो आप ये तो सामाजिक चीज की बात है, ये मैं पूछ सकता हूं आपको? कोई पर्सनल सवाल यहाँ पे नहीं देना चाहती हूं, लेकिन मैं आपको इतना बताना तो आप इतना ज्ञान दे रही तो थोड़ा सा आपको बोलना चाहिए ना, समाज में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये भी तो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है, ये सबको बोलना चाहिए। नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन से समाज का कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं हो सकता नहीं, आप क्यों नहीं हो सकता? आप समाज का अंग हैं, आप समाज का अंग हैं, आप समाज का अंग हैं, आप क्यों नहीं हो सकता? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? चलिए, मैं अशोक, मैं सब जो जवाब देना चाहें वो जवाब दे सकते हैं, जो नहीं देना चाहते हैं आप नहीं दे सकते हैं। मैं अशोक यादव जी से पूछता हूँ। अशोक यादव जी, आपके कितने बच्चे हैं? देखिए मुकेश जी, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं बोल दिया सबसे पहले, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी। अब बोलिए। नहीं, ठीक है। हाँ। देखिए, एक बेटा एक बेटी मेरे पास भी है, लेकिन यह है कि देखिए, अभी जो तनेजा जी बोल रही थी, मानवी तनेजा जी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रही थी, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो समस्या वो बता रही हैं, उस समस्या से हिंदुस्तान के समस्त नागरिक, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, सारे धर्म के लोग, सारे
पूरी जनता इस समस्या से पीड़ित है। इसको आप किसी हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए मुकेश जी, मैं तो यही निवेदन करूंगा। मैं बांट नहीं रहा, मैं कौन बांट रहा है इस समस्या है। नहीं, आप देखिए, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप वो आज हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो हो सकता है 10 साल 20 साल के 50 साल के बाद हम डिस्कस करने की स्थिति में भी नहीं रहे। अभी जो समस्या है जनसंख्या असंतुलन जो है क्यों हुआ है, क्योंकि आप 2 चाइल्ड पॉलिसी को मानते रहे, हम 2 चाइल्ड पॉलिसी को मानते रहे, लेकिन हो सकता है आपके पड़ोस में जो लोग हैं वो नहीं मानते थे, तो उसी की वजह से असंतुलन हुआ। जिसको कैसे ठीक करेंगे आप? मुकेश जी जैसे गांधी जी का एक लेसन है, मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने किसी बच्चे को डायरिया हुई थी तो उसको उन्होंने खिचड़ी खाने के लिए बोलना चाह रहे थे, तो पहले वो 2 दिन खुद खिचड़ी खाए और अपने आप को एडजस्ट कर लिए खिचड़ी पे, तब उस बच्चे को बताया कि बेटा तुम खिचड़ी खाओ। पहले तो गांधी जी को डायरिया करना चाहिए था। अब ये डायरिया आपको है नहीं और आप खिचड़ी खा रहे तो इलाज थोड़ी हुआ डायरिया का। नहीं, तो दिव्य ज्ञान जो दे रहे हैं भागवत जी, दिव्य ज्ञान पहले अपने लोगों को इस दिव्य ज्ञान से सिंचित करें और वो लोग अपने दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके मोहन भागवत जी से अपनी 3 चाइल्ड पॉलिसी को लोग अडॉप्ट करें, फिर समाज में इस बात को आगे बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन समाज में जो अभी बात हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो रिसोर्सेज हमारे सीमित हैं, लेकिन पॉपुलेशन लगातार ग्रोथ होने की वजह से वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, हमारे जॉबलेसनेस की समस्या बढ़ रही है। और ये कब तक बढ़ेगी इस तरह से? आप एक छोटा सा अगर कोई चपरासी की वैकेंसी निकलती है मुकेश जी, आप प्रैक्टिकल बात देख लीजिए, एक चपरासी की वैकेंसी के लिए पीएचडी होल्डर तक उसमें जो है पिल पड़ जाते हैं कि भैया हम भी फॉर्म भरेंगे। तो अभी इजराइल जैसे वार जोन में मुकेश जी, आपको याद होगा लखनऊ में कुछ कंपनी वाले आए थे इंटरव्यू लेने, कुछ वहां पे कर्मचारी चाहिए थी, एक जिले से लाखों लाख युवा वहां पहुंचे थे इस इजराइल जैसे वार जोन में, जहां पे जान का मतलब खतरा भी है। तो इस लेवल का जॉबलेसनेस हमारे यहाँ है, तो इस पे बात होनी चाहिए, न कि हिंदू मुस्लिम की फलाने को ज्यादा बच्चे हैं तो हमको ज्यादा क्यों नहीं है या ये नहीं हो, ये सब कोई मतलब की चीज नहीं है। आज आधुनिक समाज में मुकेश जी हम तो यही कहेंगे, इस समस्या को किसी धर्म से न जोड़ा जाए, बल्कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल सबको करना चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का कंट्रोल करते करते ही आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं लोगों के। वो जो अब कंट्रोल कर रहे थे ना, हमने तो कंट्रोल कर, लेकिन कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए 3 चाइल्ड पॉलिसी है। मैं शहर नकवी जी से चाहूँगा, नकवी जी आपको क्या लगता है कि ये जो असंतुलन के लिए जो बयान है, मैं इसको असंतुलन से जोड़ के देख रहा हूँ। असंतुलन इसीलिए आया क्योंकि जो 2 चाइल्ड पॉलिसी एक तरफ तो बहुत ही अच्छे से लोगों ने स्वीकार किया, दूसरी तरफ स्वीकार नहीं किया गया, इसीलिए असंतुलन बढ़ा। और अब उस असंतुलन का इलाज क्या है आपके हिसाब से? देखिए, उनकी चिंता, भाई बड़े एक संघ प्रमुख हैं, उन्होंने जो बोला, मैंने पहले भी कहा कि सोच समझ के बोला होगा। और 3 चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए अगर ये बोल रहे हैं, 3-4 बच्चे पैदा करने के लिए बोल रहे हैं, तो ठीक है, उसकी एक पॉलिसी बना दें प्रॉपर कि अगर 3 बच्चे हैं किसी के, देखिए हिंदू मुस्लिम क्या है, वो इंसान ही पैदा होगा, और वो अगर भूखा मरता है या उसे एजुकेशन ठीक से नहीं मिलती तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर जिम्मेदारी ले लेते हैं संघ प्रमुख तो ठीक है, इस पॉलिसी को लागू कर दीजिए, तो हमें क्या एतराज है? इस पे किसी मुस्लिम को कोई एतराज नहीं होगा मेरे हिसाब से। भाई ये पॉलिसी है, अगर आपकी देखिए इस पॉलिसी में एक चीज है, 3 चाइल्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि 3 चाइल्ड ये करें, और जो मुस्लिम है वो, हालांकि मोहन भागवत जी ने नहीं कहा, लेकिन व्याख्या ये भी कि आप 3 से ज्यादा ना करें, ये भी तो है। नहीं, मात्र चिंता जताई उन्होंने, भागवत साहब ने कहा है कि चिंता जताई है, और ये चिंता क्यों जताई है वो इसीलिए तो है, चिंता ये जताई कि ऐसा नहीं कि 3 चाइल्ड पॉलिसी, रेशियो देखा है उन्होंने कि कहाँ की घट रही है, कहाँ की बढ़ रही है। देखिए, जिस स्टेट में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा बिहार में देखिए ज्यादा हो गई है, तो इस हिसाब से उन्होंने बोल दिया है। अब वो उनकी पॉलिसी है, वो देखिए बना भी सकते हैं, किसी चीज को बिगाड़ भी सकते हैं, वो इस लेवल पे हैं। हम लोग तो भाई ये नहीं कर सकते। एक चीज और भी है नकवी जी, अगर आप डिटेल में जाएंगी तो उन्होंने जो इससे पहले भी, क्योंकि ये पहला बयान नहीं है, एक ऑब्जर्वर में आप जाएंगे उसमें एक आर्टिकल भी है, उसमें यह भी कहा गया है कि ये जो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वो सामान्य नहीं है कुछ क्षेत्रों में, खासतौर से बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, जो सीमावर्ती इलाके हैं, उत्तर प्रदेश में, सीमावर्ती इलाकों में जो जनसंख्या वृद्धि मुसलमानों की हुई है, वो प्रजनन के जरिए सामान्य जन्म दर बढ़ाने से नहीं हुआ है, वो घुसपैठियों के जरिए हुआ है। तो वो उन चीज़ों के कारण ही असंतुलन पैदा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है प्रजनन दर में, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि की दर है उस दर को तो हम नाप ले रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों को तो हम जोड़ नहीं रहे हैं उसमें। तो असल समस्या और असल असंतुलन तो वहीं से हो रहा है ना। एनआरसी की बात आई थी बीच में, देश में सबने सुना होगा, पूरे देश जानता है कि एनआरसी, सीएए, ये सब लगाने की बात आई थी। कुछ लॉज ऐसे हैं जिनको लगाने की जरूरत है।
और घुसपैठियों के लिए अगर इंतजाम कर रहे हैं, घुसपैठ ना हो अपने देश में, तो ये कोई नहीं चाहता कि हमारे देश में भुखमरी हो जाए। इंडिया एक ऐसा कंट्री है हमारा कि जहां हर इंसान आके सोचता है कि यहीं बस जाएं हम, ये धरती ही स्वर्ग है एक तरह से। तो लोग सोचते हैं कि हम आके यहाँ रहें, इसलिए ऐसी पॉलिसी अगर देश में चिंता का विषय बन चुकी है पॉपुलेशन, तो एनआरसी सीए की जो पॉलिसी थी उसको शो कर दिया जाए, पब्लिक में शो कर दिया जाए कि क्या लागू करना चाहते हैं। अगर लागू करना चाहते हैं तो किया हुआ है, लोग इसका विरोध कर हमारे हित में वो चीजें तो बिल्कुल घुसपैठ रोकने के लिए है, तो उसको लागू कर देना। फिर रोका किसने है, किस बात का डर है? उनको तो किसी का डर नहीं है। सीईए तो लागू हो चुका है, सीईए जो है वो लागू है नकवी जी, सीईए जो है वो लागू हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है, सीईए तो लागू है। घुसपैठियों के लिए यूसीसी लाना है, उसके लिए विरोध हो रहा है यूसीसी। नहीं, ये फिर आर्मी की कमी है, ये फोर्सेस की कमी है कि लोग घुसपैठ कर लेते हैं। ये कौन है अपने देश में? ये तो घुसपैठ वो है जो आदेश भारद्वाज जी की पार्टी जब सरकार में थी तो उस टाइम में जो आए हैं उस टाइम की, क्योंकि उस समय बॉर्डर भी सील नहीं किया था इन्होंने, बॉर्डर को भी खोल के रखा था, दोनों हाथ फैला करके घुसपैठियों का स्वागत करते थे, बांग्लादेशियों को वोटर बनाते थे, और उसी की वजह से ये चीजें हुई है। ठीक है, आदेश जी मेरे पास समय की कमी, मैं नेहा जी के पास नहीं, ठीक है, गुमराह नहीं कर रहे हैं, दुनिया को पता है, दुनिया को पता है जो फेंसिंग बॉर्डर की जो नहीं हुई थी वो आप लोगों के कारण नहीं हुई थी, फेंसिंग अब जाके हो रही है। वरना जब कांग्रेस की सरकार थी 70 साल तक तो फेंसिंग हो जाना चाहिए था ना बॉर्डर का, क्यों नहीं किया था? झूठ फैलाने का प्लेटफॉर्म ना बनाए। चलिए ठीक है, आप जितनी आप बात कर रहे हैं समझ के हिसाब से ही लोग बात करते हैं। जी नेहा जी, मैं आखिरी ये जो असंतुलन पैदा हो रहा है नेहा जी, मैंने कहा कि घुसपैठी जो प्रजनन दर दोनों के कम हुए हैं, फिर भी मुसलमानों का जो प्रजनन दर है वो ज्यादा है हिंदुओं की तुलना में। लेकिन ये समस्या तब बन जाती है जब इनके दर में घुसपैठियों की संख्या बढ़ जाती है, जो कहीं पर रिफ्लेक्ट नहीं होता, कहीं किसी दस्तावेज में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। जी, सब जगह रिफ्लेक्ट होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो आज नहीं दिख रही है, मैं फिर से कहूंगी ये समस्या आने वाले समय में हमें बहुत ज्यादा दिखने वाली है। जनसंख्या दर, जन्म दर कम होना किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का और जन्म दर बढ़ना किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का। दूसरी तरफ अभी जो सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहे थे और वो फिर ट्वीट करके भी चले गए इस डिबेट को, उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन का क्या रहेगा या हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे पाएंगे। मैं एक छोटा सा प्रश्न उनसे पूछना चाह रही थी उस वक्त कि आपको ये देखना चाहिए कि आज भी भारत देश में हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन कौन सा वर्ग अपने बच्चों को दे पा रहा है, और जहां 12 बच्चे हैं, जहां 20 बच्चे हैं, जहां 18 बच्चे हैं, जहां 8 बच्चे हैं, क्या वहां पर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी फूड, क्वालिटी लाइफस्टाइल मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? अभी नकवी जी भी बहुत हर बात पर ये बात बोल रही थी कि किसने रोका है, किसने रोका है, उनको बच्चे पैदा करने से किसने रोका है, और हिंदुओं को बच्चे पैदा करने से किसने मना किया है? किसी ने नहीं रोका है, लेकिन ये संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हम सब पे है, चाहे मैं बिल्कुल सही कहा नेहा जी, बार बार मेरे कान में कहा जा रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए समय हो चुका है। चर्चा और भी आगे बढ़ सकती थी लेकिन हमें समय की कमी है, क्षमा चाहते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ा। नकवी जी आपका, नेहा धवन जी आपका, अशोक यादव जी आपका, और जो आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े थे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो विषय उठाया गया है मोहन भागवत जी की तरफ से जो चिंता जताई गई है, चिंता वाजिब है, क्योंकि ये चिंता केवल जनसंख्या बढ़ाने को लेकर के नहीं है बल्कि जनसंख्या के असंतुलन को लेकर है। जिस तरीके से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, वो दिन आएगा जो गजवाए है, इस असंतुलन को भी गजवाए हिंद से जोड़ कर देखा जा रहा है। क्योंकि इसी तरह की अगर स्थिति रही, एक तरफ की जनसंख्या कम होती रही, दूसरी तरफ की जनसंख्या बढ़ती रही, तो एक दिन हिंदुस्तान पे हिंदुओं का नहीं बल्कि मुसलमानों का राज हो जाएगा, और यही चिंता की बात है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।